अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। काफ़ी कुछ दिन हो गए थे, हमने कोई वीडियो जो थी वो अपलोड नहीं की हुई थी अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से। तो आज मैं दोबारा से अपने सिलसिले को कंटिन्यू कर रही हूँ और जो आज हम वीडियो बना रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर ही है और जो है वो हमारा कंटिन्यू था। अब उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बीच में जो है कर लिए थे, एजेंसी और बेलमेंट और प्लेज वगैरह। तो अब हम बैक वापस आते हैं और इसके जो स्टार्ट वाले अभी कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और थे वो अभी रिमाइंड हैं, अभी बचे हुए हैं। तो अभी हम उनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे ताकि ये सब्जेक्ट हमारा ठीक से और पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके और इससे रिलेटेड जो है कोई भी तरह के अगर एमसीक्यूज़ आते हों तो उनमें हमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो और प्लस में अगर मेंस में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उन पर अच्छे तरीके से नोट्स लिख सकें और जब अच्छे तरीके से समझा हुआ होगा तब ही हम लिख पाएंगे। तो अब टॉपिक्स हम इसके बीच में जो रह गए थे वो हम करेंगे। अब इसमें ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है और कम्युनिकेशन ऑफ दी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है, रिवोकेशन ऑफ दी ऑफ़र एक्सेप्टेंस है और फिर इसमें कंसीडरेशन से रिलेटेड कुछ अहम टॉपिक है वो करेंगे और फ्री कंसेंट जो है उसको करेंगे। उसमें जो पांचों चीज़ें आ जाती है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और कोएर्शन वगैरह, जो पांचों आ जाती हैं उनको हम करेंगे। इनको हम करेंगे वन बाय वन। आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे ये है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। अब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक जो पर्सन है, टू पार्टीज़ का होना मस्ट होता है। एक पार्टी ऑफ़र करती है वो ऑफरर कहलाती है और फिर जो नेक्स्ट पार्टी है जो उसको एक्सेप्ट करती है, which assigns or which signifies his assent thereto, तो उसको कहते हैं, फिर बन जाता है वो एक्सेप्टेंस। और यानी कि जो दूसरी पार्टी जब एक्सेप्टेंस देती है तो वो बन जाती है ऑफरी। तो हम ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को करेंगे आज, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है कभी कभी कंफ्यूजिंग जो एमसीक्यूज़ है वो आ जाते हैं। तो ऑफ़र जो है ये डिस्कस्ड है सेक्शन 2A ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और एक्सेप्टेंस डिस्कस्ड है सेक्शन 2B ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो पहले हम ऑफ़र को करते हैं कि ऑफ़र जो है वो क्या है और इससे रिलेटेड जो है कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ऑफ़र में क्या है कि ऑफ़र देने के लिए ज़रूरी है कि इंटेंशन टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है। फिर ये भी ज़रूरी है कि ऑफ़र जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। फिर उसमें एक और चीज़ है कि जो ऑफ़र है वो मस्ट बी डेफिनेट, एक्चुअल एंड नॉट द वेग। अब वेग का मतलब है अनक्लियर, यानी कि जो ऑफ़र है वो एक्चुअल रियल में होनी चाहिए, डेफिनेट भी होनी चाहिए और अनक्लियर नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, यानी कि ऑफ़र प्रॉपरली कम्युनिकेट हो चुकी हो, भले ही वो किसी भी सोर्स से हो, फ़ोन से हो, इलेक्ट्रॉनिक वे से हो, किसी भी तरह से, लेकिन वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो चुकी हो। फिर ये है, ज़ाहिर सी बात है अगर ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं होगी तो फिर जो है उसके लिए एक्सेप्टेंस कैसे दी जा सकेगी। फिर ये है कि ऑफ़र जो है वो कंडीशनल जो है हो सकती है या उसको हम कहेंगे क्वालिफाइड। ठीक है, तो ऑफ़र जो है ये कंडीशनल भी हो सकती है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस होती है वो कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती।
यानी कि ऑफ़र मस्ट बी कंडीशनल और क्वालिफाइड। अब क्वालिफाइड और कंडीशनल का मतलब सेम ही है। अब ये इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब टाइप्स ऑफ द ऑफ़र भी होते हैं। मेरे ख्याल से तकरीबन इसके जो है इम्पॉर्टेंट 5 टाइप्स हैं। 5 टाइप्स ऑफ द ऑफ़र होते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट है वो ये होता है स्पेसिफ़िक ऑफ़र। अब ये जो स्पेसिफ़िक ऑफ़र है ये ऑफ़र टू एनी स्पेसिफ़िक पर्सन और ग्रुप ऑफ स्पेसिफ़िक पर्सन्स ही होती है। अब इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि स्पेसिफ़िक ऑफ़र जो है सिर्फ किसी स्पेसिफ़िक पर्सन को तो हो ही सकेगी, लेकिन किसी स्पेसिफ़िक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर एक टीचर है अपने स्टूडेंट्स से भरे हुए क्लास को एक ऑफ़र करती है, तो वो जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो जो क्लास है स्टूडेंट्स का, वो भी स्पेसिफ़िक ही कहलाएगा। आप इस पे ये मत समझिएगा कि वो एक जर्नल ऑफ़र हो गई, यानी कि जर्नली सब लोगों को हो गई, नहीं, क्योंकि वो एक स्टूडेंट्स हैं क्लास के, ये एक स्पेसिफ़िक ग्रुप है। तो स्पेसिफ़िक ऑफ़र में दो ही चीज़ें आ जाती है। अब एक तो स्पेसिफ़िक पर्सन को हो, और दूसरा ये कि किसी स्पेसिफ़िक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हो। फिर नेक्स्ट है इसमें जर्नल ऑफ़र। जर्नल ऑफ़र जो होती है ये ऑफ़र टू पब्लिक एट लार्ज होती है, यानी कि पब्लिक को ये ऑफ़र की जाती है। और अगर अब इसका एग्जांपल है टेंडर इशूड बाय द गवर्नमेंट। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो टेंडर जो है वो पब्लिश करती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि अगर आप जर्नल ऑफ़र को कोई अगर पब्लिक में से फॉलो करते हुए अगर उसको उसके यानी कि उस ऑफ़र में दी हुई जो कंडीशंस हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर उस पर एक्टेड अकॉर्डिंगली करता है, यानी कि उसके बताए हुए टर्म्स के मुताबिक अगर कोई अमल करता है, तो फिर जो जर्नल ऑफ़र है ये भी इन्फोर्सेबल बन जाती है और एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। अब इसमें जो है कार्यालय वर्सेस स्मॉल बॉक्स कंपनी का एक फेमस केस लॉ है जर्नल ऑफ़र से रिलेटेड। अब इसमें क्या हुआ था कि जो स्मॉल बॉक्स कंपनी थी, इन्होंने एक जर्नल ऑफ़र दी, यानी कि पब्लिक को ऑफ़र दी कि हमारी एक मेडिसिन है, ये अगर वो इन्फ्लुएंज़ा के फीवर यानी बुखार के लिए थी। उन्होंने उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो कुछ इस अंदाज से की कि यानी कि उन्होंने एक गारंटी दे दी, अगर ये आपको फ़ीवर आपका ख़त्म नहीं करती तो आप हमसे इतना % हर्जाना भरवा सकते हैं। यानी कि एक कंडीशन रख दी थी। फिर क्या हुआ कि ये जो कार्यालय है इन्होंने उसको यूज़ किया और फिर भी वो ठीक नहीं हुई, तो इन्होंने केस कर दिया स्मॉल बॉक्स कंपनी के ऊपर। फिर कंपनी ने आकर ये कह दिया कि भाई हमने तो बस जनरली पब्लिक को मुतासिर करने के लिए ऑफ़र की थी, लेकिन कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नो, योर ऑफ़र वाज इन सच वे दैट अ पर्सन हैज़ एक्टेड अकॉर्डिंगली, यानी कि आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पब्लिक में से किसी ने उस पर एक्ट कर लिया है, उस पर अमल कर लिया है, इसलिए आपको अब हर्जाना भरना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पब्लिक में से कोई भी आगे आ जाता है और उस पर अमल करता है जर्नल ऑफ़र पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अब इसका दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले कहा, टेंडर बाय द गवर्नमेंट। अब देखें, अगर गवर्नमेंट जो है जब टेंडर इशू करती है, अगर पब्लिक में से कोई भी उसको टेंडर को फिलअप करेगा तो फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाएगा, ठीक, और फिर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। ये हो गया
सेकंड काइंड। अब आते हैं थर्ड, इसका जो टाइप है ऑफ़र का वो होता है क्रॉस ऑफ़र। अब क्रॉस ऑफ़र का मतलब होता है ऑफ़र पे ऑफ़र, यानी कि एक पर्सन ने एक को ऑफ़र कर दी और फिर उसी दूसरी पर्सन ने उसी पहले वाले को ऑफ़र कर दी। अब क्रॉस ऑफ़र जो होती है इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि ये इक्वल और अपोजिट होती है। अब क्यों होती है? इसलिए इक्वल इस सेंस में होती है कि टू पर्सन्स जो हैं सेम टाइम एक दूसरे को ऑफ़र कर रहे होते हैं, इसलिए ये इक्वल इन नेचर होती है। और अपोजिट इसलिए होती है कि टू पर्सन्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं, यानी कि ये नहीं होता कि एक पर्सन दो ही ऑफ़र कर रहा हो। नो, टू पर्सन्स ऑफ़र कर रहे हैं और एडवर्सली कर रहे हैं, यानी कि एक ने उसको की और दूसरे ने उसको की, एडवर्सली कर रहे हैं। ये नहीं कि एक ही पर्सन ने दो ऑफ़र्स कर रहा है, बल्कि ये है कि टू पर्सन्स टू ऑफ़र्स कर रहे हैं, इसलिए इस सेंस में ये एक अपोजिट ऑफ़र है। तो क्रॉस ऑफ़र हमेशा के लिए यही इसके लिए वर्ड यूज़ होगा कि इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। ठीक, अब क्योंकि अगर सेम ही पर्सन जो है वो ऑफ़र करेगा, भले ही दो करे चार करे, अगर कोई उस पर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं सकता। फिर इसका फोर्थ जो है टाइप है वो है काउंटर ऑफ़र। अब काउंटर ऑफ़र जो है ये ऑफ़र इन रिप्लाई और आंसर होती है, यानी कि ऑफ़र ऐसी ऑफ़र जिसके रिप्लाई में या जवाब में एक ऑफ़र की गई हो। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि क्रॉस ऑफ़र और फिर काउंटर ऑफ़र में फ़र्क क्या हुआ। अब इसमें फ़र्क क्या है कि क्योंकि रिप्लाई में ये भी हो रही है, दो ही पर्सन कर रहे हैं, काउंटर ऑफ़र में भी, लेकिन फ़र्क ये है कि क्रॉस ऑफ़र सेम टाइम होती है। ठीक, टू पर्सन सेम टाइम करते हैं, लेकिन काउंटर ऑफ़र ज़रूरी नहीं कि सेम टाइम हो, सेम टाइम हो भी सकती है, सेम टाइम नहीं भी हो सकती, लेकिन क्रॉस ऑफ़र मस्ट बी सिमल्टेनियसली, यानी कि कॉन्करेंटली होती है क्रॉस ऑफ़र। लेकिन काउंटर ऑफ़र जो है वो कॉन्करेंट या सिमल्टेनियसली नहीं होती। फिर इसका 5 लास्ट टाइप है वो है स्टैंडिंग ऑफ़र। अब स्टैंडिंग ऑफ़र क्या होती है? वो होती है फॉर स्पेसिफिक टाइम के लिए या फॉर एनी पर्टिकुलर टाइम के लिए। मिसाल के तौर पे सुबह सुबह को आपको कोई आपका फ्रेंड ही मिला, आपको उसने ऑफ़र की एक कार को सेल करने के लिए और उसकी प्राइस भी उसी ने बता दी। लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने उस वक्त उसको जवाब दे दिया, लेकिन फिर शाम को आपको ख्याल आया कि अच्छी ऑफ़र थी और मुझे ले देनी चाहिए थी। फिर आप जब उसके पास गए तो फिर अब उसकी मर्ज़ी है आपके फ्रेंड की कि वो अपनी ऑफ़र को यानी कि उसकी पूरी उसको एक अथॉरिटी है कि वो अपनी ऑफ़र को रिन्यूअल कर सकता है, क्योंकि स्टैंडिंग ऑफ़र थी, वो थोड़े से टाइम के लिए थी, आपने वो एक्सेप्ट नहीं की। तो जब ये जो स्टैंडिंग ऑफ़र होती है ये इसी तरह ही आप इसको लें कि रिजेक्टेड ऑफ़र जब हो जाए तो रिजेक्टेड ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड अगेन ओनली व्हेन इट इज़ रीन्यूड, यानी कि जो स्टैंडिंग थी थोड़े टाइम के लिए थी, लेकिन जब बाद में अगर आप जाएंगे तो फिर ये जो रिजेक्टेड ऑफ़र में आ जाएगी और फिर उस आपके फ्रेंड को पूरा राइट है कि वो उसको रीन्यूअल करके आपको पेश करे और फिर वो अपनी प्राइस बढ़ा के भी बता सकता है, क्योंकि अब आप उसके पास गए, अब उसकी मजबूरी नहीं रही। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है कि ये इसके पांचों टाइप्स हो गए और उसमें फर्स्ट नेक्स्ट जो इस स्टैंडिंग ऑफ़र में है इससे रिलेटेड एक तो पॉइंट ये भी है कि अगर टाइम उसमें लैप्स हो जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है,
जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये थोड़े टाइम के लिए होती है, फिर वो ख़त्म हो गया तो आप फिर जब खुद जाएंगे तो फिर ये न्यू ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फिर इसमें और एक पॉइंट है कि ऑफ़र जो है, ऑफरर है जो ऑफ़र करता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और तो उससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट या ऑफ़र लैप्स नहीं करती, ख़त्म नहीं हो जाती। यानी कि ऑफरर के लीगल हियर्स जो हैं वो उसको मज़ीद परफॉर्म कर सकते हैं, और वो बाउंड भी होते हैं, कर भी सकते हैं, करनी भी होती हैं, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल होता है। इसलिए कहते हैं कि ऑफ़र विल नॉट लैप्स बाय द डेथ ऑफ द ऑफरी। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो ये कि जब ऑफ़र ऐसी थी कि जो पर्सनल नेचर की थी, यानी कि जो पर्सनल स्किल पर डिपेंड करती थी, तो फिर जो है वो उसके जो लीगल हियर्स है उसको ज़ाहिर सी बात है परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, फिर वो उसके मरने पर ही ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ऑफरर के मरने पर ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर ये टॉपिक जो है ऑफ़र, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में था कि एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस जो है ये 2B सेक्शन में डिफाइंड है। अब ये मस्ट बी अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक, अनक्वालिफाइड और अनकंडीशनल। मैंने आपको बताया कि ऑफ़र जो है वो कंडीशनल हो सकती है, लेकिन एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती। ठीक, फिर ये है कि जिसको ऑफ़र एक्सेप्टेंस जो है वो हमेशा वो ही पार्टी दे जिसको ऑफ़र की गई है। ठीक, अगर कोई थर्ड पर्सन जो है अगर वो उसको मतलब acceptance must be given to such person who had offered and not to the third person। यानी कि एक्सेप्टेंस जो है जिसको की गई ऑफ़र एक तो वो ही दे, और वो दे भी उसको जिसने ऑफ़र की, किसी थर्ड पर्सन को नहीं। दोनों ही के बीच में थर्ड पर्सन नहीं होने चाहिए। अब अगर एजेंट है तो फिर एजेंट, आपको पता है कि एजेंट और ओनर सेम ही होते हैं, वो एक दूसरे के बिहाफ पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि एनीबॉडी कैन एक्सेप्टेड टू द ऑफर हु कम फॉरवर्ड एंड एक्टेड अपॉन। जैसे कि मैंने आपको फिर अब इसमें ये पॉइंट ये इस लिहाज से है कि अगर जर्नल ऑफ़र है तो फिर एनी पर्सन कैन, उस ज़ाहिर सी बात है उस पब्लिक में से कोई भी जो है एक्सेप्टेंस दे सकता है, क्योंकि ये जर्नल ऑफ़र है और पब्लिक के लिए। अब सारी पब्लिक ज़रूरी नहीं है कि वो आए, एक पर्सन भी दे सकता है। फिर यह है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस और एम्प्लाइड। ये भी एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लाइड भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे सेल जो हमारा होता है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये एक एक्सप्रेस होती है एक्सेप्टेंस, उसमें जो हम देते हैं। लेकिन ऑक्शन सेल जो है ये एक एम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होती है, उसका एक मिसाल है एम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का। क्योंकि आपको पता है कि उसमें क्या होता है कि जो लास्ट जो होता है वो अपनी उसके पर जो है प्राइस पर एंड की जाती है, और फिर ये इम्प्लाइडली समझा जाता है कि वो अब सेल उस पर फाइनल हो गई। ठीक, फिर एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट बी गिवन विद इन द रीज़नेबल टाइम, यानी कि रीज़नेबल टाइम में दी जाए ना। जैसे हमने पहले ही पढ़ा, ऑफ़र का टाइम ही ख़त्म हो गया, उसके बाद आपने एक्सेप्टेंस दी, तो फिर उसको मर्ज़ी है, आप ऑफ़री की मर्ज़ी है कि वो अपना कंडीशंस चेंज कर सकता है, जैसे मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में, फ्रेंड के एग्जांपल में बताया। अब नेक्स्ट इसमें ये है कि ऑफ़र जो है वो मस्ट बी गिवन इन यूजुअल मैनर। अब इसका मतलब क्या है
कि जिस तरह का भी बिज़नेस हो और उसमें जिस तरह से भी यूजुअली कम्युनिकेशन होती है उसी तरह से ही एक्सेप्टेंस भी फॉरवर्ड कर देनी चाहिए। फ़ोन के ज़रिए होती है, तब भी लेटर के ज़रिए होती है, या फिर किसी भी जो भी उसका बिज़नेस का यूजुअल है मैकेनिज़्म उसके थ्रू उस वे में होनी चाहिए, ताकि ये समझा जाए कि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो गई। फिर जो एक्सेप्टेंस है वो मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब यहीं पर ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब इनके इससे ऑफ़र एक्सेप्टेंस के अलावा हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र एक्सेप्टेंस उसके मुतालिक भी पढ़ेंगे और दूसरे वीडियोस भी बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स।